17.1 परिचय। इस खंड में हम विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों और अपने देश के बीच बढ़ते संबंधों के बारे में बात करेंगे। वैश्वीकरण के कारण ये संबंध बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों के लिए तेज यात्रा, एक साथ मीडिया उपभोग और दूरसंचार के उपयोग सहित अन्य चीजों के माध्यम से अपनी मातृभूमि से जुड़ना आसान हो गया है। इन बढ़ते संबंधों का प्रभाव प्रवासी भारतीयों, भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों और स्वयं भारत दोनों पर पड़ेगा। हम इस अनुभाग में इन अंतर संबंधों के विभिन्न पहलुओं और परतों का पता लगाएंगे। इन संबंधों का एक महत्वपूर्ण परिणाम वित्तीय प्रवाह, जैसे प्रेषण और विदेशी निवेश में वृद्धि है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रवासी राजनीतिक और परोपकारी प्रयासों सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हम उदाहरण और केस स्टडी प्रदान करते हुए इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह खंड भारतीय प्रवासियों और उनकी मातृभूमि के बीच संबंधों को और मजबूत करने की क्षमता पर चर्चा करके समाप्त होता है। 17.2 भारतीय प्रवासियों का मानचित्रण। भारतीयों का प्रवास सदियों से होता रहा है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीयों का दुनिया के अन्य हिस्सों में इतने बड़े पैमाने पर प्रवास देखा गया, जितना पहले कभी नहीं हुआ। परिणामस्वरूप ब्रिटिश और चीनियों के बाद भारतीय अब तीसरा सबसे बड़ा प्रवासी बन गए हैं। जैसा कि 2001 की सिंघवी रिपोर्ट में बताया गया है, भारतीय मूल के लोगों पीआईओ की संख्या लगभग 20 मिलियन होने का अनुमान है, जो लगभग 75 देशों में रहते हैं। वे इनमें से कई देशों में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक बन गए हैं और पर्याप्त आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। पिछले अनुभागों में हमने विदेशों में भारतीय प्रवास के विभिन्न चरणों के बारे में सीखा। नीचे चित्र 17.1 पुराने और नए भारतीय प्रवासी दोनों के वर्तमान भौगोलिक वितरण को दर्शाता है। अधिकांश भारतीय प्रवासी पुराने प्रवासी का हिस्सा है और उन क्षेत्रों में रहते हैं जिन्हें अक्सर तीसरी दुनिया या विकासशील क्षेत्र माना जाता है। आधे से अधिक भारतीय प्रवासी दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो भारत से कुछ ही दूरी पर है। इस भौगोलिक वितरण का अपने देश के साथ प्रवासी भारतीयों के संबंधों के प्रकार और भविष्य में उनकी संभावित भूमिका पर प्रभाव पड़ता है। परंपरागत रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुराने प्रवासी, जो लंबे समय से मौजूद हैं, अपनी मातृभूमि से कम जुड़े रहेंगे। इसके विपरीत हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए प्रवासी अपने हालिया प्रवास और अपेक्षाकृत अधिक धन के साथ मजबूत संबंध रखेंगे। हालांकि वैश्वीकरण ने विशेष रूप से बॉलीवुड के माध्यम से पुराने प्रवासी भारतीयों के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जागृत किया है। इसलिए जब भारत के साथ उनके संबंधों की बात आती है, तो स्थिति पुराने और नए प्रवासी के बीच एक साधारण विभाजन से अधिक जटिल है। 17.3 प्रवासी मातृभूमि संबंधों में बदलाव। प्रवासी भारतीयों और संबंधित मामलों में बड़ी दिलचस्पी वैश्वीकरण प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग से आती है। ये प्रौद्योगिकियां पिछले 20 से 30 वर्षों से मौजूद है और इसने प्रवासी समुदायों के अपने घरेलू देशों से जुड़ने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। प्रवासन के शुरुआती दिनों में, विशेष रूप से वैश्वीकरण की वर्तमान लहर से पहले, प्रवासी भारतीय समुदाय अपनी भाषा बोलने, घर पर भारतीय भोजन पकाने, नियमित पत्र भेजने और कभी-कभी अपने देशों का दौरा करने जैसे काम करके अपनी मातृभूमि और संस्कृति के साथ अपना संबंध बनाए रखते थे। मूल का इनमें से अधिकांश परिवार नए और कभी-कभी अप्रिय वातावरण में बसने में इतने व्यस्त थे कि वे अपनी मातृभूमि पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। आजकल
सस्ती यात्रा और अधिक आरामदायक आव्रजन नियम लोगों के लिए भारत आना और भारत से उनके दोस्तों और परिवार के लिए उनसे मिलना आसान बनाते हैं। व्यापार उदारीकरण और निर्यात प्रोत्साहन का मतलब है कि उन क्षेत्रों में अधिक भारतीय सामान उपलब्ध है जहां भारतीय समुदाय बसे हुए हैं। प्रवासी भारतीय अब नाश्ता करते समय भारत के ऑनलाइन समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, एनडीटीवी जैसे 24 घंटे के भारतीय समाचार चैनल देख सकते हैं, या एशियाई स्वामित्व वाले स्थानीय और राष्ट्रीय रेडियो स्टेशनों को सुन सकते हैं जो भारत में क्या हो रहा है इसके बारे में लगातार अपडेट प्रदान करते हैं। शाम के समय कई भारतीय उपग्रह चैनल उन्हें अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखने की अनुमति देते हैं, चाहे वह नाटक हो, फिल्में हो या समसामयिक मामले हों। भारत में फोन कॉल करना कुछ साल पहले की तुलना में बहुत सस्ता है, जिसके परिणामस्वरूप पीक समय के दौरान फोन ट्रैफिक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे एयरटाइम और प्रीपेड फोन कार्ड उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को भी बढ़ावा मिला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेवाएं अब विदेशों में संपन्न भारतीयों तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि गिरती लागत ने इसे प्रवासी भारतीयों के सभी वर्गों के लिए सुलभ बना दिया है। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी आंदोलनों के विनियमन ने किसी के गृह देश में पैसा वापस भेजना पहले से कहीं अधिक किफायती और सुविधाजनक बना दिया है। परिणामस्वरूप आधिकारिक विकास सहायता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से प्राप्त धन को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। अकेले 2003 में प्रवासी भारतीयों ने आधिकारिक तौर पर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक स्वदेश भेजा। कई परिवारों के लिए विदेश में काम करने वाले परिवार के सदस्यों द्वारा भेजा गया यह धन सापेक्ष गरीबी और पूर्ण गरीबी के बीच महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। केरल, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब जैसे विदेशों में बड़ी संख्या में प्रवासियों वाले भारतीय राज्यों ने प्रेषण आय के पर्याप्त प्रवाह का अनुभव किया है, जिससे प्रवासी परिवारों की भलाई में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि प्रेषण का प्रभाव परिवार के सदस्यों का समर्थन करने या स्थानीय स्कूलों और अस्पतालों के विकास में योगदान देने से परे है। एक महत्वपूर्ण प्रभाव प्रवासी भारतीयों और उनके गृह देश के बीच व्यापार संबंधों पर पड़ता है, जिसका उल्लेखनीय आर्थिक प्रभाव हो सकता है। प्रभाव का एक अन्य आवश्यक क्षेत्र उद्यमिता पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप या खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय मूल के कई सफल उद्यमियों में अपने घरेलू देशों में महत्वपूर्ण निवेशक बनने की क्षमता है। वे न केवल वित्तीय संसाधन वापस लाते हैं, बल्कि अपने घरेलू देशों को उद्यमशीलता की भावना और कौशल से भी भरते हैं, जिनकी कमी हो सकती है। 2002 में एनली सैक्सेनियन द्वारा किए गए और कैलिफोर्निया के पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि सिलिकॉन वैली में उच्च कुशल आप्रवासियों, विशेष रूप से चीनी और भारतीय मूल के लोगों ने तकनीकी क्षमताओं और उच्च विकास वाले व्यवसाय मॉडल को अपनाया है, जो कई अमेरिकी प्रौद्योगिकी को अलग करते हैं। फर्म सर्वेक्षण में शामिल आधे उत्तरदाताओं ने अपने घरेलू देशों में व्यवसाय संचालन स्थापित किया था, जैसे सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम, उपठेकेदारी व्यवस्था या अन्य उद्यम। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया था उनमें से अधिकांश अपने घरेलू देशों में व्यवसाय स्थापित करने पर विचार कर रहे थे। यह हालिया प्रवृत्ति प्रतिभा पलायन की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। अतीत में प्रतिभाशाली इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रबंधक जो विदेश चले गए थे, उन्होंने अपने घरेलू देशों से केवल कुछ ही संबंध बनाए रखे। हालांकि एक नया पैटर्न सामने आया है, जिसे ब्रेन गेन कहा जाता है। यह व्यापार,
विदेशी निवेश और उद्यमशीलता ऊर्जा के संचार के लिए नए अवसर प्रदान करता है। एनली सैक्सेनियन के अध्ययन में यह भी पाया गया कि विशेष रूप से चीनी और भारतीय पेशेवरों के बीच मस्तिष्क की निकासी का स्थान मस्तिष्क परिसंचरण ने ले लिया है। इसका मतलब यह है कि उच्च कुशल श्रमिक अब तकनीकी रूप से उन्नत देशों जहां वे रहते हैं और भारत जैसे कम विकसित देशों जहां वे पैदा हुए थे के बीच दोतरफा प्रवाह में संलग्न है। प्रवासी भारतीयों और उनके घरेलू देशों के साथ उनके संबंधों के बारे में बात करते समय हमें सावधान रहने की जरूरत है। उनके ऐतिहासिक अनुभवों, अपने देश की सरकार के साथ उनके संबंधों, उनकी संपत्ति और शिक्षा के स्तर, उनकी धार्मिक मान्यताओं और उनकी जातीय पृष्ठभूमि में बहुत भिन्नता है। यह भिन्नता न केवल विभिन्न प्रवासी समुदायों के बीच बल्कि उनके भीतर भी मौजूद है। अपनी मातृभूमि से दूर रहना या तो विविध भारतीय लोगों को एक साथ ला सकता है और एक साझा पहचान बना सकता है, या यह उनके बीच मतभेदों को और अधिक स्पष्ट कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय, वर्ग, भाषा, धर्म या जाति के आधार पर विभाजन हो सकता है। उत्तरार्ध अधिक सामान्य परिणाम प्रतीत होता है, विशेषकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नए भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच। हालांकि चाहे वे कितने भी विविध या समान क्यों न हों, प्रवासी समुदाय अपने मूल देशों और जिन देशों में वे बस गए हैं, उनके बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करते हैं। 17.4 घरेलू कनेक्शन की अनेक परतें। आधुनिक प्रवासी भारतीयों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समग्र रूप से वे अपनी मातृभूमि के साथ एक सार्थक संबंध बनाए रखते हैं। ये संबंध समय के साथ विकसित होते हैं और बहुआयामी बन जाते हैं। वे अपनी मातृभूमि की ऐतिहासिक स्मृति को संरक्षित करने और उससे जुड़े रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये संबंध कई रूप ले सकते हैं, जैसे पारिवारिक संबंध बनाए रखना, गांव या सामुदायिक कल्याण संघों का हिस्सा बनना और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में शामिल होना। भारत में ये सभी विभिन्न प्रकार के कनेक्शन वर्तमान में फल फूल रहे हैं। प्रौद्योगिकी और संचार में प्रगति के कारण प्रवासी भारतीय तेजी से विभिन्न पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामुदायिक और कभी-कभी राजनीतिक संबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंट बन रहे हैं। दृश्य प्रतिनिधित्व के लिए नीचे चित्र 17.2 देखें। कुछ स्थितियों में, जैसे परिवार, संस्कृति और सामुदायिक बंधन, लोगों को एक साथ लाने वाली ताकतें मजबूत हो रही है। वे परिवारों, विस्तारित परिवारों और समुदायों के भीतर संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के कारण ये संबंध दो महत्वपूर्ण तरीकों से बदल गए हैं। पहले वे एकतरफा हुआ करते थे, लेकिन अब वे कई दिशाओं में जाते हैं। दूसरा, वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रवासी भारतीयों के बीच बातचीत से अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी, गुजराती और तमिल समुदाय यूके, यूएसए, कनाडा आदि में अपने समकक्षों से जुड़ते हैं। पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु में अपने पैतृक क्षेत्रों के साथ उनका संबंध उनकी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा है। इसका इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि उनके घरेलू देशों की सरकारें और समुदाय और धर्मार्थ संगठन अपने प्रवासी समुदायों के साथ कैसे जुड़ते हैं। चूंकि भारतीय प्रवासी वास्तव में वैश्विक हो गए हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को तदनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए चित्र 2 में एक आरेख दिखाया गया है जो भारतीय प्रवासियों के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर संचलन को दर्शाता है, और तालिका 17.1 मुख्य प्रकार के कनेक्शनों का सारांश प्रदान करती है
जो वर्तमान में भारत और इसके प्रवासी भारतीयों के बीच मौजूद है। तालिका 17.1 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर संबंधों के उदाहरण। इन उदाहरणों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक। आर्थिक उदाहरण: परिवार और व्यक्तिगत नेटवर्क। मूर्त प्रेषण, इसमें अर्जित धन को विदेश भेजना, उपहार देना और परिवार के सदस्यों और व्यक्तिगत संपर्कों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है। अमूर्त प्रेषण, अनदेखा, इसमें विचारों, मूल्यों, दृष्टिकोण, व्यवहार पैटर्न और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने जैसे अमूर्त पहलुओं को साझा करना शामिल है। एनआरआई के लिए सरकारी संस्थागत नियामक सहायता। जातीय खाद्य पदार्थ बेचने, पर्यटन को बढ़ावा देने, व्यापार मेलों में भाग लेने, वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने, संपत्ति लेनदेन को संभालने और शैक्षिक सहायता प्राप्त करने जैसे क्षेत्रों में अवसरों तक पहुंच। भारतीय ई-व्यवसाय, भारतीय समुदाय से संबंधित ऑनलाइन व्यावसायिक गतिविधियों को संदर्भित करता है। 2. सामाजिक सांस्कृतिक उदाहरण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करता है, जैसे सांस्कृतिक पर्यटन, खेल और संगीत आदान प्रदान, शैक्षिक सहयोग, शादी और दुल्हन सेवाएं, मीडिया साझाकरण और समुदाय स्तरीय परियोजनाएं, सहायता और समर्थन। इसमें ग्राम स्तर पर धर्मार्थ संगठनों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, खेल आयोजनों और प्रासंगिक वेबसाइटों से कनेक्शन भी शामिल है। 3. धार्मिक उदाहरण। धार्मिक बातचीत से संबंधित है, जिसमें धार्मिक नेताओं, संतों, साधुओं, स्वामियों और मौलवियों की यात्राएं शामिल है। इसमें वीडियो, ऑडियो कैसेट, सीडी जैसी धार्मिक सामग्री साझा करना, धार्मिक त्योहारों को एक साथ मनाना और विभिन्न भारतीय धार्मिक परंपराओं के लिए समर्पित वेबसाइटों का उपयोग करना शामिल है। 4. राजनीतिक उदाहरण। राजनीतिक संबंधों को संबोधित करता है, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों और संगठनों की विदेशी शाखाएं, गुटिया समूहों जैसे हिंदुत्व या खालिस्तान समर्थक समूह के साथ संबंध शामिल है। मानवाधिकार संगठनों के साथ जुड़ाव और अन्य गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के साथ वकालत नेटवर्क का विकास। 17.5 प्रवासी भारतीयों का बढ़ता महत्व। प्रवासी भारतीयों का महत्व बढ़ रहा है और वैश्वीकरण के युग में अपने घरेलू देशों के साथ उनका संबंध मजबूत हो गया है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि एक सक्रिय प्रवासी अपने गृह क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह आर्थिक योगदान के मामले में सकारात्मक हो सकता है, जैसे घर वापस पैसा भेजना, प्रेषण, स्वदेश में निवेश करना या धर्मार्थ कार्यों में योगदान देना। दूसरी ओर, यह राजनीति के क्षेत्र में नकारात्मक हो सकता है, जहां प्रवासी अलगाववादी आंदोलनों, सांप्रदायिक संघर्षों या धार्मिक उग्रवाद का समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत इन दोनों प्रकार के प्रभावों का अनुभव करता है, यहाँ तक कि अपने पुराने और पहले कम सक्रिय प्रवासी भारतीयों से भी। कभी-कभी नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभावों की तुलना में अधिक प्रमुख प्रतीत हो सकते हैं, जिससे प्रवासी भारतीयों और मातृभूमि के बीच संबंधों को प्रभावित करने के सरकार के प्रयासों में तनाव और चिंता पैदा हो सकती है। अपनी मातृभूमि से बाहर रहने वाले लोगों के एक समूह, जिसे प्रवासी के रूप में जाना जाता है, कि अपने देश को प्रभावित करने की क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों में प्रवासी भारतीयों का आकार, उनकी शिक्षा का स्तर, कौशल, प्रवास की अवधि और उनके द्वारा अपनाए गए देशों में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी शामिल है।
शिक्षा, आय और प्रवासी भारतीयों के आकार के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध मौजूद है, जो बताता है कि अधिक शिक्षित और समृद्ध प्रवासी अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अतीत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और प्रवासी भारतीयों के बारे में चर्चा अक्सर प्रतिभा पलायन के नकारात्मक प्रभावों पर केंद्रित होती थी, जहां कुशल व्यक्ति अपना देश छोड़ देते हैं। हालांकि यह परिप्रेक्ष्य बदल रहा है और अब उन सकारात्मक भूमिकाओं की पहचान हो गई है जो प्रवासी लोग निभा सकते हैं, जिसमें अपने देश में मस्तिष्क लाभ या मस्तिष्क परिसंचरण में योगदान देना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार को देश के आर्थिक विकास के लिए, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में, अपने प्रवासी भारतीयों के साथ स्वस्थ संबंधों की क्षमता का एहसास हुआ है। शोध से विभिन्न तरीकों का पता चला है जिनसे प्रवासी समग्र अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। एक व्यापक मॉडल मुख्य रूप से कैरेबियन और मध्य अमेरिका के अनुभवों पर विचार करते हुए प्रवासी प्रभाव से जुड़े 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है: पर्यटन, परिवहन, दूरसंचार, व्यापार और प्रेषण के माध्यम से धन का हस्तांतरण। चित्र 17.3 में आरेख इन पहलुओं को दर्शाता है और उनमें से प्रत्येक के प्रत्यक्ष और पर्याप्त लाभ है। ये प्रभाव आज भारत में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, प्रवासी सदस्यों द्वारा पर्यटन विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है और इससे घरेलू मांग में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होता है। एयरलाइंस और टैक्सियों, बसों और ट्रेनों जैसी घरेलू यात्रा सेवाओं सहित परिवहन क्षेत्र को भी प्रवासी समुदायों की लगातार यात्राओं से लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉलों में वृद्धि के परिणामस्वरूप संचार अवसंरचना में पर्याप्त निवेश हुआ है और फोन कंपनियों को मुनाफा हुआ है। प्रवासी समुदायों की प्रामाणिक भोजन, कलाकृतियां, कपड़े, गहने, संगीत वाद्ययंत्र, डीवीडी, सीडी और बहुत कुछ की तीव्र इच्छा ने सांस्कृतिक वस्तुओं में व्यापार के विकास को प्रेरित किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये चैनल प्रवासी और मातृभूमि स्थानों के बीच उत्पादों जैसे किंगफिशर या कोबरा बियर के सफल आदान प्रदान के उदाहरणों के साथ दोनों तरीकों से काम करते हैं। 2003 में मैनुअल ओरोस्को द्वारा विकसित 5T मॉडल प्रवासी समुदायों और उनके घरेलू देशों के बीच संबंधों और संबंधों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा है। ये कनेक्शन विभिन्न प्रकार की बातचीत और जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5T प्रवासी समुदायों और उनकी मातृभूमि के बीच संबंध के 5 प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूरसंचार, इसका तात्पर्य प्रवासी समुदायों और उनके घरेलू देशों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। आधुनिक युग में दूरसंचार में फोन कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है, जो प्रवासी भारतीयों को अपने गृह देश से जुड़े रहने की अनुमति देते हैं। यह संचार रिश्तों को बनाए रखने, जानकारी साझा करने और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानांतरण से तात्पर्य प्रवासी सदस्यों द्वारा अपने गृह देशों में भेजे गए प्रेषण से है। प्रेषण वित्तीय संसाधन है जो परिवार के सदस्यों का समर्थन करने और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में निवेश करने के लिए स्वदेश वापस भेजे जाते हैं। ये फंड घरेलू देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यापार मॉडल का व्यापार पहलू प्रवासी समुदायों और उनके घरेलू देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है। प्रवासी उद्यमी और व्यवसाय आयात निर्यात गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, स्थानीय व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं या व्यापार संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे प्रवासी और मातृभूमि दोनों को लाभ होता है।
परिवहन परिवहन में प्रवासी भारतीयों और उनके गृह देश के बीच लोगों की भौतिक आवाजाही शामिल है। इसमें यात्राओं, छुट्टियों या अन्य कारणों से व्यक्तियों का परिवहन शामिल है। बेहतर परिवहन अवसंरचना यात्रा की आवृत्ति और आसानी को बढ़ा सकती है, जो मजबूत प्रवासी मातृभूमि कनेक्शन में योगदान कर सकती है। पर्यटन पर्यटन प्रवासी सदस्यों द्वारा मनोरंजन, सांस्कृतिक या विरासत से संबंधित कारणों से अपने गृह देश में की गई यात्राओं को दर्शाता है। प्रवासी पर्यटक अपनी मातृभूमि के पर्यटन उद्योग को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो बदले में स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकता है। प्रवासी मातृभूमि कनेक्शन के ये 5 आयाम आपस में जुड़े हुए हैं और प्रवासी समुदाय और उनके गृह देश के विकास दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इन कनेक्शनों को समझकर और उनका उपयोग करके सरकारें, संगठन और व्यक्ति प्रवासी जुड़ाव से उत्पन्न होने वाले संसाधनों और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। चित्र 17.2 भारतीय प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के भीतर संचार। भारतीय प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के भीतर परिसंचरण का तात्पर्य भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच लोगों, विचारों, संस्कृति और संसाधनों के आंदोलन और आदान प्रदान से है, जो अक्सर भारत के बाहर विभिन्न देशों और क्षेत्रों में रहते हैं। भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे विविध लोगों में से एक है, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाखों भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इस प्रवासी ने वैश्विक संस्कृति, अर्थशास्त्र और राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसार के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। प्रवासन और निपटान। भारतीय प्रवासी का गठन सदियों के प्रवासन के माध्यम से हुआ है, जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजे गए गिरमिटिया मजदूरों से शुरू हुआ और काम, शिक्षा और अन्य अवसरों के लिए स्वैच्छिक प्रवासन जारी रहा। ये प्रवासी यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व सहित दुनिया भर के देशों में बस गए। सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय प्रवासियों ने भाषा, संगीत, नृत्य, व्यंजन और धार्मिक प्रथाओं सहित भारतीय संस्कृति को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के परिणामस्वरूप अक्सर स्थानीय संस्कृतियों के साथ भारतीय परंपराओं का मिश्रण होता है, जिससे कला और मनोरंजन के अनूठे रूपों को जन्म मिलता है। आर्थिक योगदान। भारतीय प्रवासी सदस्यों ने अपने मेजबान देशों और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान दिया है। वे अक्सर व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और वित्त सहित विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होते हैं और व्यापार और निवेश गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो उनके मेजबान देशों को भारत से जोड़ते हैं। राजनीतिक जुड़ाव। भारतीय प्रवासी अपने मेजबान देशों और भारत दोनों में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। वे अक्सर वकालत समूह बनाते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, भारतीय समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों पर जोर देते हैं और भारत में निवेश, परोपकार और राजनयिक संबंधों जैसी पहलों का समर्थन करते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क। भारतीय प्रवासी व्यापक सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क बनाए रखते हैं, जो व्यक्तियों को सीमाओं के पार जोड़ते हैं। ये नेटवर्क प्रवासी सदस्यों को सहायता, व्यावसायिक अवसर और समुदाय की भावना प्रदान करते हैं। वापसी प्रवासन। भारतीय प्रवासी के कई सदस्य या तो व्यक्तिगत कारणों से या भारत के विकास में योगदान देने के लिए वापसी प्रवास में संलग्न हैं। मेजबान देश और भारत के बीच लोगों और संसाधनों का यह संचलन ज्ञान हस्तांतरण और निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। प्रवासी मीडिया और संचार।
भारतीय प्रवासी समुदायों के पास अक्सर अपने स्वयं के मीडिया आउटलेट होते हैं, जैसे समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल और वेबसाइट, जो सूचना विनिमय और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। शैक्षिक और शैक्षणिक संबंध। भारतीय प्रवासी सदस्य अक्सर छात्रों और शिक्षकों दोनों के रूप में शैक्षिक और शैक्षणिक सहयोग में शामिल होते हैं। इसके परिणामस्वरूप मेजबान देशों और भारत के बीच ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान होता है। चुनौतियां और पहचान। भारतीय प्रवासियों को मेजबान समाज में घुलते मिलते समय सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनेक पहचानों को संतुलित करना और भेदभाव, सांस्कृतिक संरक्षण और एकीकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना सामान्य अनुभव है। कुल मिलाकर भारतीय प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के भीतर प्रसार एक गतिशील और बहुआयामी घटना है, जो वैश्वीकृत दुनिया के अंतर संबंध को दर्शाता है। यह न केवल प्रवासी भारतीयों के जीवन को बल्कि मेजबान देशों और भारत दोनों के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। चिंतन और कार्य 17.1 मातृभूमि के प्रति भारतीय प्रवासियों के बढ़ते महत्व का पता लगाएं। भारतीय प्रवासी और घर के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। शीर्षक: मातृभूमि के लिए भारतीय प्रवासियों का बढ़ता महत्व, बहुआयामी संबंधों की खोज। परिचय। दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समुदाय के रूप में उभरे हैं, जो अपनी मातृभूमि के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का महत्व लगातार बढ़ा है, न केवल आर्थिक योगदान के मामले में बल्कि विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और राजनयिक क्षेत्रों में भी। यह निबंध भारतीय प्रवासियों और उनकी मातृभूमि के बीच बहुमुखी संबंधों की पड़ताल करता है, इस वैश्विक समुदाय के उभरते महत्व पर जोर देता है। आर्थिक योगदान। भारत के साथ प्रवासी भारतीयों के संबंध का सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक योगदान है। भारतीय प्रवासियों से प्राप्त धन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत लगातार विश्व स्तर पर प्रेषण के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से एक है और इस प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा भारतीय प्रवासियों से आता है। ये प्रेषण भारत में कई परिवारों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यवसायों में निवेश को सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रवासी भी सक्रिय रूप से भारत में निवेश करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेते हैं, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। भारतीय प्रवासियों का आर्थिक प्रभाव प्रेषण और निवेश से परे तक फैला हुआ है। कई अनिवासी भारतीयों, एनआरआई और भारतीय मूल के लोगों, पीआईओ, ने अपने संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, चाहे वह सिलिकॉन वैली, वॉल स्ट्रीट या दुनिया भर के विभिन्न अन्य उद्योग हों। ये सफलता की कहानियां न केवल भारतीय प्रवासियों की क्षमताओं और प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि कुशल पेशेवरों और उद्यमियों के स्रोत के रूप में भारत की छवि को भी बढ़ाती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक जुड़ाव। भारतीय प्रवासियों और उनकी मातृभूमि के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध गहरे हैं। विविध सांस्कृतिक वातावरण में रहने के बावजूद भारतीय प्रवासी भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और भाषाओं को कायम रखते हैं। त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक प्रथाओं को दुनिया भर में भारतीय समुदायों के बीच उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ाव और निरंतरता की भावना को बढ़ावा मिलता है। प्रवासी भारतीयों के समर्थन और उत्साह के कारण भारतीय फिल्मों,
संगीत और साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। विशेष रूप से बॉलीवुड का वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा अनुयायी है। भारतीय फिल्में दुनिया भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाती है। भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक और प्रमाण है, जिसमें भारतीय रेस्तरां विभिन्न देशों में फल फूल रहे हैं और लोगों को भारत के जीवन स्वादों से परिचित करा रहे हैं। भारतीय प्रवासी भी सक्रिय रूप से परोपकारी प्रयासों में संलग्न हैं। भारत में सामाजिक कारणों और सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान दे रहे हैं। उनकी भागीदारी शैक्षणिक संस्थानों को वित्तपोषित करने से लेकर स्वास्थ्य देखभाल पहल तक है, जो अपने साथी देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। राजनीतिक प्रभाव। भारतीय प्रवासियों ने अपने मेजबान देशों में काफी राजनीतिक प्रभाव प्राप्त कर लिया है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भारत को लाभ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के व्यक्ति सार्वजनिक पद पर हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रभाव उन्हें भारत के हितों की वकालत करने और अपने मेजबान देश और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, भारतीय अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस के कई सदस्य और प्रशासन में प्रमुख नियुक्तियां भारतीय मूल की है। उन्होंने भारत अमेरिका को बढ़ावा देने वाली नीतियों की सफलतापूर्वक पैरवी की है। संबंध, जिससे आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में वृद्धि हुई। भारतीय अमेरिकी समुदाय फाउंडेशन (IACF) और भारतीय मूल के लोगों का वैश्विक संगठन GOPIO जैसे प्रवासी संगठन और वकालत समूह भी भारत सरकार के साथ जुड़ने और भारत की वैश्विक पहुंच में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रयास पुलों के निर्माण और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करते हैं। कूटनीतिक उत्तोलन। भारत सरकार भारतीय प्रवासियों के मूल्य को एक राजनयिक संपत्ति के रूप में मान्यता देती है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की सुविधा के लिए भारतीय प्रवासियों को एक साथ लाता है। सरकार ने प्रवासी भारतीयों और भारत के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) कार्ड भी पेश किए। भारतीय प्रवासी अक्सर भारत और उनके मेजबान देशों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वे भारत के हितों की वकालत कर सकते हैं, व्यापार संबंधों में सुधार कर सकते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकते हैं। संकट के समय में, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं या COVID-19 महामारी के दौरान, भारतीय प्रवासी भारत की सहायता के लिए अपने मेजबान देशों से संसाधन और समर्थन जुटाने में अमूल्य साबित हुए हैं। निष्कर्ष। भारतीय प्रवासियों का अपनी मातृभूमि के प्रति महत्व हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जो भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं और इसकी वैश्विक स्थिति को प्रभावित करता है। प्रेषण, निवेश और सफल पेशेवरों के माध्यम से आर्थिक योगदान भारत की वित्तीय स्थिरता और वैश्विक छवि को मजबूत करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय परंपराएं और रीति रिवाज दुनिया भर में पनपे, जबकि प्रवासी भारतीयों का राजनीतिक प्रभाव राजनयिक संबंधों और भारत के हितों की वकालत को मजबूत करता है। भारतीय प्रवासी सिर्फ विदेश में रहने वाला एक समुदाय नहीं है, बल्कि वैश्विक भारत की भावना का प्रतीक, प्रगति और समृद्धि की दिशा में भारत की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। 17.6 प्रवासी वित्त और विकास पर इसका प्रभाव।
प्रवासी वित्त और विकास के बीच संबंध काफी जटिल है और हाल ही में प्रवासी और विकास में विशेषज्ञता वाले विद्वानों का ध्यान इस ओर गया है। भारत के संदर्भ में राष्ट्र में प्रवासी वित्त के विभिन्न रूपों के वर्तमान महत्व और संभावित योगदान का आकलन करने पर सीमित शोध हुआ है। बॉक्स 17.1 प्रवासी वित्त पर विश्व बैंक 2000 सरलीकृत। विश्व बैंक ने 2000 में इस बारे में बात की थी कि कैसे प्रवासी, जो अपने घरेलू देशों से बाहर रहने वाले लोगों के समूह हैं, जानकारी, बाजार ज्ञान, धन और कौशल साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औपचारिक चैनलों के अलावा प्रवासियों को विश्वास के साथ लेन देन करने का एक तरीका प्रदान करने में भी मदद कर सकते हैं। इससे सूचना में अंतर और बाजार में अन्य मुद्दों को संतुलित करने में मदद मिलती है। आधुनिक प्रवासी निगरानी से संबंधित समस्याओं का समाधान करके, बेईमान व्यवहार को कम करके और नेटवर्किंग के माध्यम से समान जातीय पृष्ठभूमि के लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा और विश्वास का निर्माण करके व्यापारिक सौदों को आसान बनाते हैं। जैसे जैसे अधिक लोग प्रवास करेंगे, ये प्रवासी बढ़ते जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और महाद्वीपों को जोड़ते जाएंगे। भले ही सरकारें इस प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश करें, संचार, प्रौद्योगिकी और मानवीय रिश्तों का उपयोग इस प्रवृत्ति को जारी रखेगा। उदाहरण के लिए, दक्षिण एशियाई प्रवासी का एक व्यापक नेटवर्क है जो दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर मध्य पूर्व, यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी अमेरिका तक फैला हुआ है। इस समुदाय के पास धन और संपत्ति का कुल मूल्य $150 बिलियन से $300 बिलियन तक है। 21वीं सदी की शुरुआत में इस संपत्ति की पूरी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जाना अभी बाकी है। समय के साथ प्रवासी भारतीयों के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण बदल गया है। वे पहले कुछ हद तक उदासीन रहते थे, लेकिन अब सक्रिय रूप से भारत के विकास में अपनी भागीदारी चाह रहे हैं। सरकार मुख्य रूप से प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और मानवीय या परोपकारी सहायता को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। वे प्रेषण के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। प्रेषण प्रवासी वित्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तब होता है जब प्रवासी अपने घरेलू देशों में पैसा भेजते हैं और इसका इन देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2005 में विकासशील देशों को आधिकारिक प्रेषण $167 बिलियन था। दक्षिण एशिया को इसमें से $32 अरब मिले, जबकि भारत को $22 अरब मिले, जो 2001 के $13 अरब से उल्लेखनीय वृद्धि है। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा परिवार और दोस्तों जैसे अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से भेजा जाता है। आधिकारिक प्रेषण, जो विदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा अपने घरेलू देशों में भेजा गया धन है, प्रवासी वित्त का सबसे बड़ा और स्थिर हिस्सा है। लोग अक्सर अपने प्रभाव का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि क्या वे टिकाऊ जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक असमानताएं और निर्भरता पैदा करने में योगदान करते हैं। कभी-कभी चर्चा इस बात पर केंद्रित होती है कि घरों में प्रेषण का उपयोग कैसे किया जाता है, चाहे उत्पादक या अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए। हालांकि जब उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रेषण और प्रवासी वित्त के समग्र प्रभाव को समझने की बात आती है, जहां से प्रवासी आते हैं, तो ये दृष्टिकोण बहुत सरल है। प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें केवल आने वाले धन से परे देखना चाहिए। सामाजिक प्रेषण, जैसे विचारों, मूल्यों, दृष्टिकोण, सामाजिक कनेक्शन और संगठन और प्रबंधन से संबंधित कौशल के हस्तांतरण में भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। दुर्भाग्य से इन्हें मापना चुनौतीपूर्ण है,
और इन्हें वह ध्यान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत है कि परिवारों और समुदायों से प्राप्त धन की घरेलू, समुदाय और क्षेत्रीय स्तरों पर एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि 2001 में लेविट ने दिखाया था। वे यह समझने में आवश्यक है कि प्रवासन परिवार की गतिशीलता, लिंग भूमिका, वर्ग को कैसे प्रभावित करता है। जातीयता और राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी। प्रेषण के कुल प्रभाव के संबंध में समग्र साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि उनमें महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। वे जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, और स्थानीय सरकार की उदासीनता और नौकरशाही राजनीति के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले समुदायों को सशक्त बना सकते हैं। यह विशेष रूप से कई भारतीय राज्यों में प्रासंगिक है जो चल रही वित्तीय समस्याओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कम बजट से जूझ रहे हैं। इसलिए मजबूत, धनी और सक्रिय प्रवासी समुदायों वाले इन राज्यों में प्रवासी वित्त अतिरिक्त आय के एक आवश्यक स्रोत के रूप में काम कर सकता है। भारत में पोर्टफोलियो निवेश विभिन्न रूपों में होता है, जैसे आकर्षक शर्तों और ब्याज दरों के साथ एनआरआई बैंक जमा, शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष या म्यूचुअल फंड निवेश और भारत सरकार द्वारा जारी विशेष बांड। भारत में और बाहर निवेश का प्रवाह ब्याज दरों, रिटर्न अपेक्षाओं और जोखिम मूल्यांकन जैसे कारकों के आधार पर उतार चढ़ाव करता है। हालांकि 1992 के सुधारों के बाद से पर्याप्त निवेश किया गया है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, आइए एनआरआई निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 2 सरकारी बांड जारी करने पर नजर डालें। 1998 में परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद विदेशी मुद्रा की कमी से चिंतित सरकार ने 5 वर्षीय बांड की एक महत्वपूर्ण बिक्री शुरू की, जिसे रिसर्जेंट इंडिया बांड के रूप में जाना जाता है। इन बांडों की गारंटी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई थी और ये विशेष रूप से एनआरआई के लिए उपलब्ध थे। हालांकि देशभक्ति की भावनाओं ने बिक्री में भूमिका निभाई होगी, सरकार ने माना कि वह केवल देशभक्ति पर भरोसा नहीं कर सकती। बांड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने अमेरिकी बांड बाजार की तुलना में डॉलर में 2% अधिक ब्याज दर, अमेरिकी डॉलर में मोचन का विकल्प और भारतीय आय और धन करों से छूट की पेशकश की। एक व्यापक विपणन अभियान ने विभिन्न देशों में नए और समृद्ध भारतीय प्रवासियों को लक्षित किया। यह बिक्री एक उल्लेखनीय सफलता थी, जिसमें दुनिया भर के एनआरआई ने केवल 2 सप्ताह में 2.3 बिलियन के बांड खरीदे। इनमें से 50% से अधिक निवेश मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से आया, जबकि 20% यूरोप और उत्तरी अमेरिका से आया। यह सफलता 2000 में इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स नामक एक और बांड जारी करने के साथ दोहराई गई, जिसमें 3 पाउंड बिलियन से अधिक राशि जुटाई गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सुधारों के बाद से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यह राजनेताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। यह समग्र एफडीआई और अनिवासी भारतीयों एनआरआई से एफडीआई दोनों के लिए सच है। चीन अपने प्रवासी भारतीयों को एफडीआई के लिए आकर्षित करने में सफल रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं कर पाया है। सुधार के बाद के युग में भारत का 5% से भी कम एफडीआई एनआरआई से आता है, जबकि चीन में यह लगभग 50% है। यह एक केस क्यों है? दोनों प्रवासी भारतीयों के बीच मतभेद है। प्रवासी भारतीयों का वित्तीय योगदान एफडीआई से अलग है। हालांकि कुछ बदलाव हुए हैं, खासकर सॉफ्टवेयर विकास क्षेत्र में।
बॉक्स 17.2 एफडीआई के संबंध में चीन और भारत के बीच अंतर। अब बात करते हैं एफडीआई को लेकर चीन और भारत के बीच मतभेदों की। कपूर 2001 इसे इस तरह समझाते हैं, भारतीय प्रवासी ज्यादातर पेशेवर हैं, जबकि चीनी प्रवासी अधिक उद्यमशील हैं। 1990 के दशक की शुरुआत तक भारत ने विदेशी निवेश का स्वागत नहीं किया, जबकि चीन ने एक दशक पहले ही ऐसा किया था। जब चीन खुला तो उसके पास कोई मजबूत पूंजीवादी वर्ग नहीं था, इसलिए प्रवासी निवेशकों के लिए प्रोत्साहनों का घरेलू विरोध बहुत कम था। साथ ही चीन में स्थानीय सरकारें भारत की तुलना में अधिक सक्रिय हैं, हालांकि भारत में यह बदल रहा है। हमें कपूर द्वारा उल्लिखित अतिरिक्त कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत के 20 मिलियन की तुलना में प्रवासी चीनी अधिक संख्या में हैं, लगभग 55 मिलियन। वे आम तौर पर अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, मजबूत पारिवारिक संबंधों, गुआनक्सी के नाम से जाने जाते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में व्यापारिक संबंधों के कारण अधिक उद्यमशील होते हैं। वे चीनी राजनीतिक नेताओं के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। दूसरी ओर प्रवासी भारतीय NRI-PIO संख्या में कम है, विविधतापूर्ण है। उनके पास मजबूत पारिवारिक व्यवसाय या सामाजिक नेटवर्क का अभाव है और हाल तक भारतीय सरकारों द्वारा उन्हें बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है, जैसा कि स्मार्ट और जिन्हयू ने नोट किया है 2004। हालांकि यह संभव है कि भारत के प्रवासी भारतीयों की तुलना में प्रवासी भारतीयों के वित्त में विदेशी चीनी योगदान को कुछ हद तक कम करके आंका गया हो, माप भिन्नता के कारण फिर भी एक उल्लेखनीय अंतर मौजूद है। उजागर करने के लिए एक और दिलचस्प पहलू NRI द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का क्षेत्रीय वितरण और प्रवासी भारतीयों के आकार और उनके गृह देश में निवेश के प्रति उनके झुकाव के बीच संबंध है, जिसे FDI प्रवाह के संदर्भ में मापा जाता है। वे राज्य जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण NRI FDI को आकर्षित किया। महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई NRI निवेश सहित विदेशी निवेश का एक प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य का मजबूत बुनियादी ढांचा, वित्तीय सेवा क्षेत्र और प्रमुख बंदरगाहों से निकटता इसे NRI FDI के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। कर्नाटक अपनी राजधानी बेंगलुरु के साथ NRI FDI के लिए एक और प्रमुख राज्य रहा है। राज्य के IT और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ साथ स्टार्टअप के लिए एक अच्छी तरह से विकसित पारिस्थितिकी तंत्र ने महत्वपूर्ण NRI निवेश आकर्षित किया है। तमिलनाडु में विनिर्माण, ऑटोमोटिव और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित एक विविध औद्योगिक आधार है। राज्य ने अपनी व्यापारानुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे के कारण NRI निवेश को आकर्षित किया है। गुजरात अपनी राजधानी अहमदाबाद के नेतृत्व में गुजरात NRI FDI के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है। राज्य ने औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे यह NRI के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है। तेलंगाना नवगठित राज्य तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, ने IT और सेवा क्षेत्र में प्रमुखता हासिल की है। यह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार में NRI निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण NRI निवेश प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्रों में। बिजनेस नेटवर्क भारतीय प्रवासी समुदायों का अपने द्वारा अपनाए गए देशों में सफल व्यवसाय स्थापित करने का इतिहास रहा है, चाहे वे उनके पुराने या नए प्रवासी स्थानों में हों। इनमें से अधिकांश स्थानों पर एक संपन्न भारतीय व्यापार क्षेत्र है
और कई समुदाय लोगों को जोड़ने और उनके नए घरों में प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रवासी समुदायों के बीच मजबूत व्यापारिक नेटवर्क बनते देखना आम बात है, क्योंकि वे अक्सर अपने मेजबान देशों में अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नेटवर्क समान जातीय पृष्ठभूमि के लोगों को जुड़ने और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का उपयोग करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय प्रवासियों के मामले में कई अच्छी तरह से स्थापित व्यापार नेटवर्क मौजूद हैं, खासकर यूके और यूएस में, जहां प्रभावशाली भारतीय व्यापार और पेशेवर समूहों के पास मजबूत नेटवर्किंग सेटअप है। हालांकि पिछले दशक में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन (GOPIO) जैसे संगठनों की मदद से नए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क उभरने लगे हैं। इनमें से कई नेटवर्क व्यावसायिक अवसरों और संभावित साझेदारियों की पहचान करने के उद्देश्य से चल रहे कनेक्शन बनाए रखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण TIE द इंडस एंटरप्रेन्योर है, जो शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और भारत में शुरू हुआ और अब सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूके जैसे स्थानों में 25 अध्यायों को शामिल करने के लिए विस्तारित हो गया है। TIE ने अनुभवी उद्यमियों को स्टार्टअप प्रबंधकों के साथ एक मार्गदर्शन संबंध में जोड़ा है और निवेशकों के एक मुख्य समूह से उद्यम पूंजी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में आशाजनक व्यवसायों का समर्थन करता है। जैसा कि देवेश कपूर 2001 बताते हैं, इन नेटवर्कों का लाभ लाभदायक निवेश और स्टार्टअप वित्तपोषण से परे है। इसने देश की कई चुनौतियों के बावजूद भारत के आत्मविश्वासन और भारत की क्षमता में विदेशी निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है। याहू, हेवलेट पैकर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों ने भारत में अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए हैं, क्योंकि उन्हें देश पर भरोसा है। यह विश्वास काफी हद तक उनके अमेरिकी परिचालन में काम करने वाले कई भारतीयों की उपस्थिति के कारण है। यह एक सुसंगत, आकर्षक और दूरदर्शी पहचान पेश करने वाले भारतीय प्रवासियों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यह संभावित निवेशकों को समृद्धि और प्रगति की छवि देता है और उपभोक्ता। एक अन्य उदाहरण कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में सिलिकॉन वैली इंडियन प्रोफेशन एसोसिएशन (SIPA) है, जिसमें 1800 से अधिक सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र का दौरा करने वाले भारतीय व्यापारियों, पेशेवरों और सरकारी अधिकारियों से मिलने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच तैयार करना है। SIPA का उद्देश्य भारत में आउटसोर्सिंग, संपत्ति अधिकार और सेवा प्रदाताओं जैसे विषयों पर वक्ता श्रृंखला और सेमिनार के माध्यम से पेशेवरों के बीच सूचना साझाकरण और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। यूके में कई व्यावसायिक संगठन हैं, जिनमें इंडियन डेवलपमेंट ग्रुप (UK) लिमिटेड, इंडियन फोरम फॉर बिजनेस और लंदन बिजनेस स्कूल में स्थित इंडिया ग्रुप शामिल है। स्थानीय स्तर पर विभिन्न एशियाई व्यापार निर्देशिकाएं नेटवर्किंग के अवसरों की सुविधा प्रदान करती हैं। प्रवासी परोपकार, पंजाब का केस स्टडी। प्रवासी परोपकार की भूमिका, जिसका अर्थ है कि लोग आम भलाई के लिए अपना पैसा देते हैं, का भारत में काफी लंबा इतिहास है। इस प्रकार का दान 1900 के दशक की शुरुआत से होता आ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि कितना पैसा दिया जाता है और इसे कैसे किया जाता है। गीथन एट अल. 2004। ऐसे लोगों के अन्य समूहों की तरह जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारत से संबंध रखते हैं, यह पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता कि वे ऐसा क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह कर्तव्य की भावना, अपने गृहनगर और रिश्तेदारों के प्रति वफादारी,
कृतज्ञता या भारत से संबंधित होने की मजबूत भावना के कारण है। डॉक्टर और वैज्ञानिक जैसे कुछ पेशेवर, चाहे स्वयं या अपने संगठनों के माध्यम से, इसे भारत में अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मिले समर्थन को वापस देने के एक तरीके के रूप में देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ समुदायों के लिए गहरे सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिख एक ऐसा समूह है। सिख दर्शन और रहित मर्यादा, सिख आचार संहिता में दूसरों की मदद करने और उदार होने पर बड़ा ध्यान दिया गया है। सांस्कृतिक मूल्य आपके श्रम के फल, दसवंध और दान, निस्वार्थ सेवा और सभी लोगों की भलाई, सरबत दा भल्ला को साझा करने के महत्व पर जोर देते हैं। गुरुद्वारों, सिख मंदिरों, हिंदू मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों के निर्माण जैसी आस्था से संबंधित परियोजनाओं के लिए धन जुटाते समय ये विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह उनके परिवार या समुदाय की मदद करने, गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, सामुदायिक स्थान बनाने और वंचित या जरूरतमंद अन्य समूहों का समर्थन करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। पंजाब में जब परोपकार की बात आती है, तो हमेशा कुछ संपन्न व्यक्ति और सामाजिक उद्यमी रहे हैं जो अपने अनूठे तरीकों से धर्मार्थ परियोजनाएं शुरू करते हैं। लेकिन आजकल पंजाब में समुदाय को वापस भेजा जाने वाला अधिकांश पैसा ग्राम कल्याण संघों के माध्यम से होता है। इन संघों ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। वे कई काम करते हैं, जैसे खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, राजनीति में अपने प्रभाव का उपयोग करना और अपने गांवों में छोटे पैमाने पर विकास परियोजनाओं पर काम करना। चीजों को आसान बनाने के लिए वे अक्सर इस आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी मातृभूमि में एक समान संघ की स्थापना करते हैं। ये संगठन, चाहे विदेश में हो या स्वदेश में, घर भेजे जाने वाले पारिवारिक धन में वृद्धि का अधिकतम लाभ उठाने और अपने गांवों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में रुचि ले रहे हैं। पारिवारिक प्रेषण के सकारात्मक प्रभाव को देखकर कई लोग इसमें शामिल होने के लिए आश्वस्त हुए हैं। यदि परिवारों को पैसा भेजने से उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, तो यह पूरे गांव के लिए भी ऐसा ही करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अधिक से अधिक लोग इस विचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब पंजाब में ऐसे कई गांव हैं जहां प्रवासी भारतीयों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न स्तरों की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। 3 उल्लेखनीय उदाहरण हैं। गुरु नानक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट नवांशहर जिले में बंगा के पास स्थित है। कपूरथला जिले में फगवाड़ा के पास पलाही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सोसाइटी, होशियारपुर जिले में माहिलपुर के पास खरौदी में ग्राम जीवन सुधार बोर्ड VLIB। नीचे दी गई तालिका उन मुख्य प्रकार की गतिविधियों को सूचीबद्ध करती है जिनमें पंजाब के ये ग्राम संघ वर्तमान में शामिल है। प्रवासियों द्वारा पंजाबी गांवों में निम्नलिखित परोपकारी गतिविधियां प्रदान की जा रही है। गतिविधियों के प्रकार और उनकी प्रकृति। दान, गुरुद्वारों को दान देना, कपड़े चढ़ाना और कंप्यूटर की आपूर्ति करना। बुनियादी ढांचा, अस्पतालों, नर्सिंग कॉलेजों, पार्कों, खेल परिसरों, सड़क निर्माण और प्रकाश व्यवस्था, मुर्दाघर, सीवरेज और जल उपचार सुविधाओं का निर्माण और वाहन उपलब्ध कराना। मानव विकास और मनोरंजन, छात्रवृत्ति, खेल सुविधाएं, खेल टूर्नामेंट आयोजित करना, पुस्तकालय स्थापित करना, IT उपकरण प्रदान करना और स्वास्थ्य उपकरण प्रदान करना। निवेश, समुदाय के लिए आय सृजन कार्यक्रम शुरू करना। अन्य सामान्य धन उगाहने वाली गतिविधियों में संलग्न होना। इस खंड को सारांशित करना मुश्किल है क्योंकि यह अनिश्चित है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI
और अन्य वित्तीय प्रवाह में कितनी वृद्धि सरकार के नए दृष्टिकोण से हुई है, जो अभी भी अपेक्षाकृत नया और विकसित हो रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस वृद्धि का कितना हिस्सा अन्य कारकों से आता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी कंप्यूटर उद्योग में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों का रोजगार और विशेष रूप से सैन जोस और बैंगलोर जैसे स्थानों में अमेरिकी और भारतीय उच्च तकनीकी कंपनियों के बीच संबंध भारत की सरकारी प्रवासी नीति से कम और इसके द्वारा अधिक प्रभावित थे। आईआईटी जैसे उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थानों और व्यापक आर्थिक सुधारों के लिए समर्थन। हालांकि सरकार ने भारत के विकास प्रयासों में अधिक योगदान देने के लिए भारतीय प्रवासियों की क्षमता को स्वीकार किया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के साथ अधिक जुड़ाव में कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। 17.7 राजनीतिक संबंध। प्रवासी आधारित राजनीतिक समूहों के अपने घरेलू देशों में राजनीतिक संगठनों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। इनमें राजनीतिक दल, वकालत समूह और राजनीतिक लक्ष्यों वाले अन्य सामुदायिक संगठन शामिल हो सकते हैं। ये संबंध काफी समय से मौजूद हैं, जो ओवरसीज कांग्रेस पार्टी और गदर पार्टी जैसे शुरुआती उदाहरणों से जुड़े हैं। हालांकि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में ये संबंध मजबूत हो गए हैं और इन समूहों ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक प्रभाव प्राप्त किया है। इनमें से अधिकांश लिंक पूरी तरह से वैध हैं और भारत और इसके प्रवासी समुदायों के बीच विचारों के स्वस्थ और लोकतांत्रिक आदान प्रदान का नेतृत्व करते हैं। हालांकि ऐसे क्षण आए हैं जब ये संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, जिससे विश्वास की सामान्य कमी हो गई है। प्रवासी समुदायों और उनके गृह देशों के बीच संबंधों के सबसे चर्चित नकारात्मक पहलुओं में से एक वह समर्थन है जो वे अपनी मातृभूमि में उपराष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रदान करते हैं। यह समर्थन वित्तीय, हथियार खरीदने के लिए, राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक हो सकता है। इस समर्थन के उल्लेखनीय उदाहरणों में कश्मीर, पंजाब और श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों जैसे स्थानों में आत्मनिर्णय का समर्थन शामिल है। प्रवासी समूह अपने समर्थन से होने वाली हिंसा के प्रत्यक्ष परिणामों से दूर रहते हुए अक्सर अपने समकक्षों की तुलना में अधिक समझौता न करने वाला रुख अपनाते हैं, जो अपने घरेलू देशों में रहते हैं। इसका उदाहरण यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में तथाकथित खालिस्तानियों की गतिविधियों में देखा जा सकता है। लंबी दूरी के राष्ट्रवाद का यह रूप अपनी आदर्श धारणाओं के साथ अपने गृह क्षेत्रों में संघर्षों की वास्तविकता को विकृत कर सकता है और उन क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम दे सकता है जिनकी वे रक्षा करने का दावा करते हैं। प्रवासी समर्थन के एक अन्य नकारात्मक रूप में सांप्रदायिकता को वित्त पोषित करना शामिल है, जिससे हिंसा हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत के गुजराती प्रवासियों पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात में ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवादी हिंसा को बढ़ाने के लिए वित्तीय और तार्किक सहायता प्रदान की है। द हिंदू अखबार के एक लेख में इसे नफरत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विल्सन 2003 के रूप में वर्णित किया गया है। लंदन स्थित संगठन आवाज की एक रिपोर्ट के आधार पर इस लेख ने ब्रिटेन में गुजराती प्रवासियों और कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूहों, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है, के बीच संबंधों की जांच की, जो 2002 की शुरुआत में गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा में शामिल थे। रिपोर्ट में पाया गया कि सेवा इंटरनेशनल और अन्य संघ परिवार संगठनों जैसे समूहों के लिए वित्त पोषण का प्रमुख दीर्घकालिक स्रोत ब्रिटेन में गुजराती समुदाय था। इस लेख के अनुसार इन समूहों ने
आय भारत में हिंदू समर्थक राष्ट्रवादी पार्टियों को वित्त पोषित करने के लिए ब्रिटेन में गुजराती समुदायों और भारत में उनके परिवारों और समुदायों के बीच वर्षों से मौजूद मानव और संसाधन संबंधों का उपयोग किया था। 2. ब्रिटेन में गुजरातियों के बीच नस्लवाद और अलगाव के अनुभवों को जहरीले हिंदू अंधराष्ट्रवाद में बदल दिया। और 3. खुद को आस्था समुदाय के रूप में प्रस्तुत करके ब्रिटिश सरकार से धन प्राप्त किया। इस प्रकार जातीय अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी समर्थन के पात्र बन गए। विल्सन 2003। अमेरिका स्थित संगठन सबरंग के एक अन्य अध्ययन में अमेरिका स्थित भारत विकास और राहत कोष IDRF और हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद के बीच समान संबंध पाए गए। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि IDRF के समर्थकों ने इस रिपोर्ट का खंडन किया और दावा किया कि हिंदुत्व संगठन मुख्य रूप से उन देशों में हिंदू पहचान को संरक्षित करने और जश्न मनाने पर केंद्रित थे जहां हिंदू छोटे अल्पसंख्यक थे। चिंतन और क्रिया 17.2 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में वृद्धि के क्या कारण हैं? प्रवासी भारतीयों द्वारा बनाए गए राजनीतिक संबंधों का उनके मूल देश पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? प्रभावशाली उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें। चिंतन और कार्रवाई 17.2 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और प्रवासी राजनीतिक संबंधों के साथ इसका संबंध। परिचय। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत में पिछले कुछ वर्षों में FDI में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। साथ ही भारतीय प्रवासी, जो दुनिया भर में भारतीय प्रवासी समुदाय को संदर्भित करता है, ने राजनीतिक कनेक्शन और निवेश के माध्यम से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई अंश में हम भारत में FDI में वृद्धि के कारणों की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि प्रवासी भारतीयों द्वारा बनाए गए राजनीतिक संबंध उनके मूल देश पर कैसे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। FDI और प्रवासी राजनीतिक संबंधों के बीच यह जटिल संबंध हमारे विश्लेषण को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए करीब से देखने की मांग करता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में वृद्धि के कारण। आर्थिक उदारीकरण भारत में FDI को बढ़ावा देने वाले प्राथमिक कारकों में से एक 1991 में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण नीतियां हैं। इन सुधारों ने विदेशी निवेशकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोल दिया, जिससे उन्हें खुदरा, विमानन और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति मिली। इस नीतिगत बदलाव ने भारत को विकास के अवसर तलाशने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार भारत का विशाल और विस्तारित उपभोक्ता बाजार विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने की अपार संभावनाएं दिखती हैं, जिससे FDI में वृद्धि होती है। कुशल कार्यबल भारत का अत्यधिक कुशल और अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवरों का पूल विदेशी कंपनियों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। यह कार्यबल न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि आउटसोर्सिंग केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा में भी योगदान देता है। बुनियादी ढांचा विकास, स्मार्ट शहरों, राजमार्गों और औद्योगिक क्षेत्रों सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत सरकार के फोकस ने इन क्षेत्रों में परियोजनाओं और भागीदारी के लिए FDI को आकर्षित किया है। व्यापार करने में आसानी भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार के प्रयासों, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर GST के कार्यान्वयन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण ने विदेशी निवेशकों के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम कर दिया है। विविध निवेश विकल्प
भारत में एफडीआई प्रवाह केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, रियल एस्टेट और अन्य सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैला हुआ है। यह विविधता विदेशी निवेशकों को तलाशने के लिए कई रास्ते प्रदान करती है। वैश्विक कनेक्टिविटी। दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति और बंदरगाहों, हवाई अड्डों और परिवहन नेटवर्क के माध्यम से इसकी बेहतर कनेक्टिविटी ने वैश्विक व्यापार और एफडीआई को सुविधाजनक बनाया है। व्यापार समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधियां। भारत ने विभिन्न देशों के साथ कई व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विदेशी निवेशकों को कानूनी सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सरकारी पहल, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों ने क्रमशः घरेलू विनिर्माण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर एफडीआई को प्रोत्साहित किया है। भारत पर प्रवासी राजनीतिक संबंधों का नकारात्मक प्रभाव। जबकि भारतीय प्रवासियों ने निस्संदेह भारत में एफडीआई बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके राजनीतिक संबंधों का उनके मूल देश पर नकारात्मक परिणाम हो सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। घरेलू राजनीति पर प्रभाव। भारतीय प्रवासी अक्सर अपने गृह देश के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं और घरेलू राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपने वित्तीय प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार, विषम नीतियां और व्यापक राष्ट्रीय हितों के बजाय प्रवासी हितों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। निवेश का विचलन। डायस्पोरा कनेक्शन समग्र आर्थिक विकास की उपेक्षा करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों पर असंगत ध्यान केंद्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने के बजाय निवेश मुख्य रूप से महत्वपूर्ण प्रवासी उपस्थिति वाले राज्यों में प्रवाहित हो सकता है। प्रतिस्पर्धी हित। विदेशी सरकारों के साथ प्रवासी हितों का संरेखण कभी-कभी प्रतिस्पर्धी हितों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रभावशाली भारतीय प्रवासी उन नीतियों पर जोर दे सकता है जो अमेरिकी हितों के अनुरूप है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे भारत के सर्वोत्तम हित में हों। राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम। कुछ प्रवासी सदस्य स्वयं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में शामिल कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष हो सकता है, जो विदेशी निवेशकों को रोक सकता है। प्रतिभा पलायन। जबकि प्रवासी एफडीआई में योगदान करते हैं, यह प्रतिभा पलायन का कारण भी बन सकता है, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने देश में निवेश करने के बजाय विदेश में अवसरों की तलाश करते हैं। इससे भारत के मानव पूंजी विकास में बाधा आ सकती है। एफडीआई पर अत्यधिक जोर। एफडीआई पर बहुत अधिक भरोसा करने से भारत बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। वैश्विक आर्थिक संकट या विदेशों में नीतिगत बदलाव के समय एफडीआई की अचानक वापसी से भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। कुछ प्रवासी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जो भारत के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। इससे राजनयिक संबंधों में तनाव आ सकता है और इसके व्यापक भूराजनीतिक निहितार्थ होंगे। निष्कर्ष। भारत में एफडीआई में वृद्धि कई कारकों का परिणाम है, जिनमें आर्थिक उदारीकरण, एक बड़ा और बढ़ता बाजार, कुशल कार्यबल, बुनियादी ढांचे का विकास और व्यापार समर्थक नीतियां शामिल हैं। इन कारकों ने भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। हालांकि भारतीय प्रवासियों द्वारा बनाए गए राजनीतिक संबंधों के संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। जबकि प्रवासी भारतीयों ने एफडीआई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह कभी-कभी राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिस्पर्धी हितों और मूल देश के लिए अन्य चुनौतियों का कारण बन सकता है।
भारत को आर्थिक विकास के लिए अपने प्रवासी भारतीयों की क्षमता का उपयोग करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। इसे पारदर्शी और जवाबदेह नीतियों, एफडीआई के विविध स्रोतों और प्रवासी राजनीतिक संबंधों के संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अंततः आर्थिक विकास की दिशा में भारत की यात्रा विकसित होती रहेगी, जिसमें एफडीआई और प्रवासी दोनों बेहतर या बदतर के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। 17.8 भारतीय प्रवासियों और मातृभूमि के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए नई नीतियां। हम जानते हैं कि भारतीय प्रवासियों और उनकी मातृभूमि के बीच संबंध व्यापक और जटिल है, जो सीमाओं के पार तक फैले हुए हैं और इसमें जुड़ाव की कई परतें शामिल है। ये रिश्ते समय के साथ और मजबूत हुए हैं, लेकिन हम भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन संबंधों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं के संदर्भ में विदेशों में भारतीय कांसुलर गतिविधियों ने विदेशों में रहने वाले विविध भारतीय समुदायों के बीच भारतीय पहचान और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया है। इस प्रयास में उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। हालांकि जब प्रवासी भारतीयों से वित्तीय सहायता जुटाने की बात आती है, तो भारत सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। यह काफी हद तक भारत सरकार द्वारा अपने प्रवासी भारतीयों के प्रति प्रदर्शित ऐतिहासिक उदासीनता का परिणाम है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कई वर्षों तक विदेश में रहने वाले या विदेश जाने की योजना बना रहे भारतीयों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था या बोझ के रूप में देखा जाता था, जो बदले में महत्वपूर्ण योगदान दिए बिना भारत सरकार से विभिन्न मांगे करते थे। वास्तव में प्रवासी भारतीयों पर नेहरू के आधिकारिक रुख के बाद, जो यह था कि भारतीय प्रवासियों को अपने चुने हुए विदेशी देश की जीवन शैली को आत्मसात करना चाहिए और अपनाना चाहिए, भारत ने कभी भी अपने प्रवासी भारतीयों को एक मूल्यवान रणनीतिक संपत्ति के रूप में नहीं माना, जिसके साथ उसे सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। प्रवासी भारतीयों से वित्तीय सहायता आकर्षित करने के उद्देश्य से कोई आधिकारिक नीति नहीं थी। इसके बजाय भारत ने आत्मनिर्भरता केंद्रीकृत और नौकरशाही विकास मॉडल अपनाया, जिसने विदेशी व्यापार और निवेश को हतोत्साहित किया। इस दृष्टिकोण ने कई बाधाएं पैदा की, जिससे राज्यों के लिए प्रवासी भारतीयों और मातृभूमि के बीच स्वतंत्र रूप से संबंधों को प्रोत्साहित करना मुश्किल हो गया। भारत की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव 1991 में शुरू हुआ, जब देश को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा और IMF विश्व बैंक बचाव योजना को अपनाना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि इस संकट का एक प्रमुख कारण खाड़ी राज्यों में भारतीय श्रमिकों द्वारा वापस भेजे जाने वाले धन में भारी गिरावट थी, जिन्हें पहले खाड़ी युद्ध के दौरान छोड़ना पड़ा था। इसके बाद भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण को अपनाना शुरू कर दिया, विदेशी निवेश का स्वागत किया और अपने प्रवासी समुदायों की वित्तीय क्षमता को पहचाना। हालांकि 2000 के बाद तक हमने कई नई पहलों के साथ एक उल्लेखनीय नीतिगत बदलाव नहीं देखा, जिसमें दोहरी राष्ट्रीयता पर विचार भी शामिल था। अनिवासी भारतीयों NRI के पक्ष में नीतियों में इस बदलाव की वजह क्या है? सबसे महत्वपूर्ण घटना सितंबर 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में भारतीय प्रवासियों पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन था। इस समिति का उद्देश्य लगभग 20 मिलियन अनिवासी भारतीयों NRI और भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO की स्थिति और विकास क्षमता का विश्लेषण करना था। अंतिम रिपोर्ट, जिसे सिंघवी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जनवरी 2002 में सरकार द्वारा जारी की गई थी।
इसने इन मूल्यवान मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए भारत में अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक पूरी तरह से नई नीति रूपरेखा की सिफारिश की। प्रवासी भारतीय समुदायों के निपटान और विकास के बारे में दिलचस्प कहानियां साझा करने के अलावा रिपोर्ट मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों पर केंद्रित है। इसमें इस बात की पड़ताल की गई कि चीनी प्रवासियों की तुलना में भारतीय प्रवासियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और अन्य वित्तीय लेनदेन अपेक्षाकृत कम क्यों है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भले ही 20 मिलियन प्रवासी भारतीयों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 35% के बराबर वार्षिक आय अर्जित की, लेकिन भारत के FDI में उनका योगदान, जो कि मामूली £2.2 बिलियन है, 10% से कम था। इसके विपरीत विदेशी चीनियों ने चीन के पर्याप्त £26 बिलियन FDI में आधा योगदान दिया। रिपोर्ट में माना गया कि भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा की है या उन्हें निराश किया है। भारत में प्रवासी भारतीयों की सीमित भागीदारी के लिए सरकार की नीतियां और कार्य जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने निवेशकों के लिए स्वागत योग्य नियामक माहौल नहीं बनाया। सरकारी अधिकारियों, भारतीय मीडिया टिप्पणीकारों और अनिवासी भारतीय (NRI) व्यवसायियों के बीच इस बात पर व्यापक सहमति है कि एक बड़ी बाधा अत्यधिक नौकरशाही और भ्रष्टाचार है, जिसका सामना NRI और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को भारत में सीधे निवेश करने का प्रयास करते समय करना पड़ता है। सुभाष सिंह 2002 ने इस भावना को इस प्रकार व्यक्त किया। कई विदेशी निवेशकों को भारत में परियोजनाओं में निवेश करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्हें औद्योगिक उद्यमों की निगरानी करने वाले कानूनों और विनियमों के चक्रव्यूह का सामना करना पड़ा, जिससे समस्याएं पैदा हुई। विदेश में रहने वाले कई भारतीय अपने गृहांतर में छोटी परियोजनाओं का समर्थन करना चाहते हैं। हालांकि भारत में नौकरशाही की देरी और भ्रष्टाचार ने उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए धन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बोझिल लगती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि धन का उचित उपयोग किया जाएगा। अन्य लोगों ने वित्तीय और भूमि संबंधी मामलों में धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के मामलों में सुरक्षा की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। सिंघवी रिपोर्ट इन मुद्दों को पहचानती है और अपने कार्यकारी सारांश में इस बात पर जोर देती है कि भारत के साथ जुड़ने के लिए भारतीय प्रवासियों की इच्छा उनके मूल देश के साथ उनकी बातचीत की गुणवत्ता और उनकी चिंताओं के प्रति भारत की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। यह इस बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक संरचनाएं स्थापित करने के भारत के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए सिंघवी रिपोर्ट ने हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) के रूप में मनाने की सिफारिश की, जो भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्तियों (PIO) और अनिवासी भारतीयों (NRI) के योगदान को पहचानने का दिन है। उस समय सत्ता में रही भाजपा पार्टी ने इस विचार को अपनाया और पहला PBD कार्यक्रम 2003 में एक प्रमुख भारतीय प्रवासी सम्मेलन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम ने 63 देशों के 2000 से अधिक NRI और PIO को आकर्षित किया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार द्वारा किया गया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा सह प्रायोजित किया गया। इसके बाद भाजपा के बाद सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने PBD कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा, जिसमें 2005 में मुंबई में PBD 3 और 2006 में हैदराबाद में PBD 4 शामिल था। वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) के अलावा कुछ बदलावों और नए कानूनों की घोषणा की गई है, जो ज्यादातर सिंघवी रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों के जवाब में है।
इनमें भारत निवेश केंद्र को मुख्य एजेंसी बनाकर विदेश से लोगों के लिए भारत में निवेश करना आसान बनाना शामिल है। प्रवासी भारतीयों से जुड़ने पर केंद्रित एक नया सरकारी मंत्रालय स्थापित किया गया है। कुछ देशों में एनआरआई के लिए दोहरी नागरिकता की अनुमति देने और संभवतः भविष्य में उन्हें मतदान का अधिकार देने की भी बात चल रही है। इन सभी परिवर्तनों को एनआरआई और पीआईओ द्वारा खूब सराहा गया है, जो इनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि भारत अभी भी विदेशी प्रतिभाओं को संगठित करने के लिए अन्य देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों से सीख सकता है। चीन और ताइवान जैसे देशों के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों के साक्ष्य से पता चलता है कि विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना या विदेशी व्यवसायियों और पेशेवरों के कौशल का उपयोग करने के लिए आर्थिक क्लस्टर विकसित करना अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि चीन के अनुभव से पता चलता है, वाणिज्यिक निवेश और परोपकारी योगदान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कर्नाटक ने सिलिकॉन वैली से लौटे एनआरआई लोगों को व्यवसाय शुरू करने और बेंगलोर में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया, इसकी कहानी भारत में एक दिलचस्प उदाहरण है। सफल लामबंदी की दूसरी कुंजी एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो प्रवासी समुदायों के लिए अपने गृह देश के साथ संवाद करना आसान बना दे। इंटरनेट, विशेष रूप से वेब, मातृभूमि और प्रवासी समूहों के नेताओं को सूचनाओं का त्वरित और सस्ते में आदान प्रदान करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। यह जानकारी व्यवसाय और निवेश के अवसरों, कुशल श्रमिकों की कमी, प्रवासी और मातृभूमि में विशेषज्ञों के डेटाबेस, चल रही या नई धर्मार्थ परियोजनाओं पर अपडेट और सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर प्रदान करने वाले संगठनों जैसी चीजों को कवर कर सकती है। हालांकि कुछ भारतीय राज्यों ने इस प्रकार की प्रणाली स्थापित करने के लिए कुछ छोटे प्रयास किए हैं, लेकिन यह बहुत विकसित नहीं है, संसाधनों की कमी है और अक्सर राजनीति में फंस जाती है। उदाहरण के लिए, जब भाजपा या कांग्रेस के राजनेता दूसरे देशों का दौरा करते हैं, तो उनकी अपील ज्यादातर उनकी अपनी पार्टी के नेटवर्क के भीतर ही रहती है। प्रवासी भारतीयों का उपयोग करने के तीसरे और अंतिम चरण में प्रवासियों से धन आकर्षित करने के लिए वित्तीय पुरस्कार और नए तरीके पेश करना शामिल है। इसमें न केवल एनआरआई को उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति देना शामिल है जो वर्तमान में बंद है, बल्कि धन की आवाजाही को आसान बनाना भी शामिल है। कुछ मौजूदा प्रोत्साहन, जैसे समान राज्य अनुदान प्रदान करना, भी इन रणनीतियों का हिस्सा है, लेकिन विश्वास बनाने के लिए उन्हें अधिक धन मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अक्सर ये प्रोत्साहन देश में पैसा लाने पर केंद्रित होते हैं, लेकिन हमें प्रवासियों को पैसे वापस भेजने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार करना चाहिए यदि उन्हें लगता है कि यह आवश्यक है। केवल भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक पहचान या देशभक्ति की अपील करना पर्याप्त नहीं होगा यदि उन्हें लगता है कि उपलब्ध प्रोत्साहन पारदर्शी नहीं है या गलत तरीके से दिए गए हैं। कुछ मामलों में गैरवित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करना एक अच्छा विचार हो सकता है, जैसे कि क्षेत्र की आर्थिक भलाई में प्रवासी के योगदान को मान्यता देने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार। हाल ही में इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रमों में प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। हालांकि विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो राजनीतिक रूप से पक्षपाती न हो। राज्य स्तरीय एनआरआई सभाओं में इसके लिए एक मंच बनने की क्षमता थी, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी ने उन्हें कम प्रभावी बना दिया है। 17.9 निष्कर्ष। इस खंड में हमने चर्चा की कि कैसे भारतीय प्रवासी, जिसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं,
भारत के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध बनाए रखते हैं। ये संबंध संस्कृति, समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकते हैं। पिछले 2 दशकों में ये संबंध विकसित और मजबूत हुए हैं। यहाँ तक कि पुराने प्रवासी, जिनका विदेशों में बसने का एक लंबा इतिहास है, अपने मूल स्थान के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। दूसरी ओर नए भारतीय प्रवासी समुदायों, मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी राज्यों में, ने भारत के साथ मजबूत आर्थिक और वित्तीय संबंध विकसित किए हैं। उन्हें अपने प्रवासी समुदायों के साथ अधिक सकारात्मक तरीके से जुड़ने के भारत सरकार के प्रयासों से काफी लाभ हुआ है। इनमें से कुछ कनेक्शन जिनका हमने पहले उल्लेख किया था, नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, लेकिन इस खंड ने वित्तीय कनेक्शन के सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इन वित्तीय संबंधों में भारत के आर्थिक विकास को समर्थन देने की क्षमता है, ठीक उसी तरह जैसे चीन ने सफलतापूर्वक ऐसे संबंधों का लाभ उठाया है। हालांकि कमजोरियां हैं, खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में। यह खंड भारतीय प्रवासियों की प्रकृति और सामाजिक आर्थिक संरचना और उन्हें भारत के लिए एक मूल्यवान रणनीतिक संपत्ति के रूप में प्रभावी ढंग से संगठित करने के लिए आवश्यक नीतियों के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।